सोनल मेहता, आयु 35 वर्ष, गौड़ वर्ण, कद 5 फुट 5 इंच, आकर्षक और प्रभावी व्यक्तित्व, आंखें हल्की भूरी और पतले तराशे गए से होठ। 8 नवंबर 1959। छुट्टियां बीत रही है, सारी छुट्टियां यूं ही जाया हो गई। न चाहते हुए भी एनसीसी को कि लड़कियों को लेकर कैंप में जाना पड़ा। सोचा था इस बार रूपल के पास बम्बई चली जाऊंगी, लेकिन नहीं जा पाई। पिछले 2 सालों से वह बुला रही है। पिछले पत्र में लिखा था, दीदी यहाँ आ जाओ छुट्टियों में। राजकोट में ऐसा क्या रखा है कि तुम वहाँ चिपक कर रह गई हो। प्रशांत पूछता रहता है, मौसी कब आएंगी। प्रज्ञा भी बड़ी हो रही है, अगले साल 3rd स्टैंडर्ड में चली जाएगी। मैं तो इन बच्चों के कारण यहाँ से निकल ही नहीं पाती। पापा यहाँ आते रहते हैं, अपने होटल में ही ठहरते हैं। अभी मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं मिलने चली जाती हूँ। मम्मा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। तुम जामनगर जाती रहा करो मम्मा को देखने के अलावा और क्या जा सकता है। बेचारी अपंग मम्मा, मुझे उन पर कभी कभी बड़ा तरस आता है। पिछले बार पापा के सामने मेरे मुंह से परेश का नाम निकल गया था। पापा ने आंखें तरीर कर मेरी तरफ देखा और बोला, रूपा तुम अभी तक परेश को नहीं भूली हो। कहकर वे उठ गए थे और अपना पाइप निकालकर उसमें तंबाकू भरने लगे थे। उनका चेहरा तमतमा आया था। मैं सिहर कर रह गई थी। दीदी, कोई अपने एकमात्र भाई को यूं ही भूल सकता है क्या? 15 साल का ही था तो था वह जब उसकी मौत हुई थी। कितनी दर्दनाक मौत हुई थी उसकी, अब भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन पापा ने उसकी मौत के बाद उसका नाम अपनी ज़बान से नहीं लिया और न ही हमें लेने दिया, मम्मा को भी नहीं। कितने कठोर हैं पापा। कभी कभी उनके बारे में सोचकर बहुत डर लगने लगता है। लेकिन तुम्हें लेकर वे बहुत सॉफ्ट है। ऐसा क्यों होता है दीदी कि एक ही पिता अपने अलग अलग संतानों से अलग अलग व्यवहार करे। इस बार गर्मियों की छुट्टी में तुम्हें आना ही पड़ेगा, फिर हम साउथ का टूर बनाएंगे। विवेकानंद रॉक देखने की बड़ी इच्छा है मेरी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सुकांत तुम्हें नमस्कार भेज रहे हैं, उनका बिजनेस ठीक चल रहा है। रूपल ने ठीक ही लिखा है, पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे मेरे खालीपन और अकेलेपन को क्यों नहीं महसूस करते। मैं अभी तक उनके व्यवहार को समझ नहीं पाई। उस दिन कैंप में डिनर के दौरान मेजर मानिक शाह ने अपनी नशीली आंखों से मेरी तरफ देखकर मुस्करा दिया था। तो मैं बिखर सी क्यों गई थी? क्या और कोई हो जाता है मेरे साथ? उस दिन कैंप में डिनर के दौरान मेजर मानिक शाह ने अपनी नशीली आंखों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। तो मैं बिखर सी क्यों गई थी? क्या और क्यों हो जाता है ऐसा मेरे साथ? दूसरे दिन भी शाह से आंखें नहीं मिला सकी थी और रात में भी सोते समय मुझे ऐसा लगता रहा था कि जैसे मेरे कपड़े मेरे शरीर से खिसक कर पलंग के नीचे गिर गए हो। ठीक है, मेजर शाह की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, उनकी आवाज़ भी प्रभावशाली और गंभीर है, कोई भी उनके प्रति आकर्षित हो सकता है। लेकिन मैं उस क्षण को याद करके अभी भी शरीर ऐंठने लगता है और सर भारी हो जाता है, पसलियाँ चरमराती सी महसूस होती है। ओह, आज कितनी सर्दी है। उस दिन के बाद कैंप में मैं ज़बरदस्ती बिजी होने की कोशिश करती रही, अपनी अकेली, हाँ एक तरह से अकेली ज़िंदगी में नाशूरों का सा दर्द महसूस करती रही, सोचती रही अपने अकेलेपन के बारे में। क्या मेरे साथ यही होना था? क्या मुझे यही मिलना था? अग्नि और मंत्रोच्चारों के सम्मुख किसी एक पुरुष को हमेशा के लिए अपना शरीर सौंपने की सौगंध नहीं खा पाई मैं। क्या इसीलिए इस बिखरन का संताप मुझे सहना पड़ रहा है? वैसे मेरे पास क्या नहीं है? इतना बड़ा खुला हुआ बंगला, कार, नौकरानी, कॉलेज की नौकरी, पैसा, मन बहलाव के लिए क्लब, दोस्त, एनसीसी की मेजर और दिलसाद खांडवाला की इंटीमेट फ्रेंडशिप। क्या नहीं है? सब कुछ तो है।
फिर वक्त बेवक्त यह खालीपन क्यों घेर लेता है मुझे। बेचारा खांड वाला, उसने मेरे लिए अपना घर उजड़ जाने दिया। खांड सी मीठी और सलोनी पत्नी को अपेक्षा के अंधेरे में छोड़ दिया। अपनी प्यारी प्यारी बेटियों तक से एक तरह से नाता तोड़ लिया। कभी कभी उस पर बड़ा तरस आने लगता है। वह तो अपना सब कुछ दे बैठा, लेकिन मैं उसे शरीर ही तो दे पाई। मन तो आज भी उसके स्पर्श से अछूता ही है। बैंक का मैनेजर मन की गहराइयों को, उसकी इच्छाओं को क्या समझेगा। वह तो हिसाब किताब ही करता रहेगा। कभी कभी लगता है मैं इस शहर में ही क्यों टिकी रह गई। बस पापा की इच्छा के सामने मुझसे बोला नहीं गया। वैसे मैं माँ के पास जामनगर भी जा सकती थी, बम्बई में सेटल हो सकती थी, लेकिन पापा चाहते हैं कि मैं यही सेटल हूँ, और पापा की बात को कौन नकार सकता है। कम से कम मैं तो उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। मैं रूपल नहीं बन सकती, मैं पापा से विद्रोह नहीं कर सकती। मैं पापा के लिए बहुत कमज़ोर जो हूँ, रूपल नहीं है। वह विद्रोह कर सकती है, पापा के सामने भी बोल सकती है, खुलकर बोल सकती है, वह अपनी बात कहना जानती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद राजकोट के इस परिवेश ने मुझे ऐसा बना दिया है। कभी कभी सोचने लगती हूँ, इस राजकोट से बम्बई कितनी अच्छी है। ज़िंदगी के वे कुछ साल कितने अच्छे थे जब मैं और रूपल बम्बई में गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। वहाँ पहली बार जाना था कि ज़िंदगी में बेफिक्री का क्या सुख होता है। कितनी स्वतंत्र ज़िंदगी थी वह। सुबह 7 बजे तक उठना, 10 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, 2-2:30 बजे लौटना, शाम को कोई पिक्चर देख लेना, रात को सोने से पहले कुछ पढ़ लेना और फिर रूपल के साथ सो जाना। रूपल मुझसे बस 2 साल ही तो छोटी है। बहन की उपेक्षा मैं उसे अपना दोस्त ही अधिक मानती हूँ, लेकिन ज़िंदगी के दौर में वह मुझसे कितना आगे निकल गई है। पापा के विरोध के बावजूद उसने सुकांत बनर्जी से प्रेम विवाह कर लिया। आज वह 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ है, एक बड़े व्यवसायी की पत्नी है। उसके पास भी तो सभी कुछ है, अपने आप अर्जित किया हुआ। मुझसे कहती है, दीदी ज़िंदगी जीने के लिए आखिर कितना पैसा चाहिए। पैसे को ही अपना लक्ष्य बना लो तो इंसानियत हाथ से निकल जाती है। पैसे के लिए कितनी सही गलत समझौते करने पड़ते हैं, तब आप अपनी शर्त पर नहीं जी सकते। आपके स्वाभिमान को बार बार ठोकर लगती है। इंसान नहीं, पैसा कमाने की मशीन बनकर रह जाता है। उसकी ज़िंदगी में सुख संतोष जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं भाग्यशाली हूँ कि सुकांत भी ऐसा ही मानते हैं। दीदी एक बात कहूँ, बहन के नाते ना सही, एक दोस्त के नाते, अब तुम भी कहीं सेटल हो जाओ। पापा की मंशा को कब तक ढोती रहोगी? कब तक अपने अकेलेपन को लेकर यूँ बिखरती रहोगी? कब तक पापा के निर्देशों पर अपनी ज़िंदगी जीती रहोगी? पता नहीं पापा तुम्हारी शादी में कोई रुचि क्यों नहीं लेते। पता नहीं उनके मन में क्या चलता है। सुख सुविधाएं भी तभी अच्छी लगती है जब अपनी ज़िंदगी में सार्थक होने का एहसास हो, अन्यथा सब बेकार और बकवास है। और मैंने इस बार उसे टाल दिया है। मैं जानती हूँ कि रूपल ठीक ही कहती है, मेरे भले के लिए कहती है। मम्मा भी जब भी मैं जामनगर जाती हूँ घुमा फिरा कर यही मुद्दा उठा लेती है। फिर उसका भाषण शुरू हो जाता है। मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ, लेकिन वह कुछ नहीं पाती। मम्मा को आश्वासन भी नहीं दे पाती, झूठा आश्वासन भी नहीं। बस यही मेरी मजबूरी है। और जब मम्मा के पास से लौटती हूँ तो उसके शब्द मुझे बींधने लगते हैं। अपने आप से कहती हूँ, मैं इतनी कमज़ोर क्यों हूँ। हर साल उम्र बढ़ती जा रही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ किसी व्यक्ति को पाने की संभावना भी होती जा रही है। तब खांडवाला के बारे में सोचने लगती हूँ, लेकिन खांडवाला को मैं पति के रूप में नहीं अपना सकती। वह सिर्फ शरीर है, उसे समर्पित होना भी एक मजबूरी ही थी। मजबूरी कह लो या मेरी बेवकूफ़ी और कमज़ोरी। शुरू में ज़्यादा बुरा नहीं लगता था, बाद में वह रूटीन बनता चला गया। तब से वह इसी तरह चल रहा है और मैं चलने दे रही हूँ। पापा के बारे में सोचती हूँ तो क्या क्या सोचने लगती हूँ। एक और घर और बाहर पापा का दबदबा, उनके
शब्द अंतिम शब्द, सभी जगह और सभी अवसरों पर उनकी निर्णायक की भूमिका। दूसरी तरफ मेरे प्रति इतना लाड, प्रत्येक नए व्यक्ति के सम्मुख मेरी प्रशंसा और शेष परिवार वालों से एक प्रकार की निस्संगता। उस हादसे के बाद वे शायद ही कभी मम्मा के पास बैठे हो, उनसे 2-4 बातें की हो। मम्मा को डॉक्टरों और नर्सों पर छोड़ दिया गया और मान लिया कि उन्होंने अपना फ़र्ज पूरा कर लिया है। मैंने पापा को कभी हंसते खिलखिलाते हुए भी नहीं देखा। गंभीर चेहरा बनाए वे हमेशा तने से रहते हैं। मैं सोच नहीं पाती उनके बारे में क्या सोचूं, उनके बारे में अपनी क्या राय बनाऊं। रूपल ने तो राय बना ली है। वो कहती है कि पापा अव्वल दर्जे के डिक्टेटर हैं। वे समझते हैं जो कुछ वे सोचते हैं और कहते हैं वही सही है। दूसरों के बारे में सोचने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका मानना है कि अगर आगे आना है तो अपने आप बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में। उन अगर नहीं सोचेंगे तो लोग ही तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर देंगे। पापा का यह तर्क भी मुझे अजीब लगता है कि छोटों को रौंद कर ही बड़ा बना जा सकता है, इसलिए रौंदने की आदत डालो। मेरी आदतें तो पापा से एकदम उलट है। मैं किसी को रौंद क्या कुछ कठोर तक नहीं कह सकती। कभी कभी अकेले में बैठी रह हुई अपने बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि मैं ही दूसरों से रौंद ही गई हूँ। मैं किसी को क्या रौंदूंगी। मेजर सैम से लेकर खांडवाल तक जो ज़िंदगी मैंने जी है उसे लोग रौंदना नहीं तो क्या कहेंगे। हालांकि मैं जानती हूँ कि लोगों की नज़रें में मैं सब तरह से समर्थ हूँ। एक संभ्रांत परिवार, ठोस बैकग्राउंड, सम्माननीय प्राध्यापकी जिसे मैं अपना वक्त बिताने के लिए कर रही हूँ, इससे एक सक्रियता बनी रहती है और अपने विशिष्ट होने की आश्वस्ति होती है। लेकिन लोग मेरा बाह ही देख पाते हैं। अकेली सुनसान रातों में मेरे अंदर मेरे अपने खालीपन और अकेलेपन को लेकर जो बवंडर उठता है उसे कोई नहीं जानता। सुबह उठकर मैं भी नहीं जानना चाहती कि रात भर में कौन से नरक को जीती रही हूँ, लेकिन इससे मेरे भीतर उगे हुए नरक की सच्चाई तो समाप्त नहीं होती। वह तो जैसे मन की भीतरी तहों में स्थिर हो गई है। छुट्टियों में हफ्ते भर के लिए जामनगर चली गई थी। मम्मा से मिलने काफ़ी अरसा हो गया था। वैसे भी मम्मा मेरे आने की राह देखती रहती है। हर हफ्ते फ़ोन करके मेरी कुशल क्षेम पूछ लेती है। कभी जब पापा से कहती हूँ पापा आप मुझे इतना प्यार करते हैं, लेकिन फ़ोन करके कभी यह नहीं पूछते कि मैं कैसी हूँ, तो उनका उत्तर होता है मेरी सोनल को क्या हो सकता है। मुझे पता है कि वह खुश और स्वस्थ है और रहेगी, तब फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है। उनके इस जवाब से मैं चुप रह जाती हूँ और मन ही मन कहती हूँ कि जब वे पिछले इतने सालों से पलंग और व्हील चेयर से लगी मम्मा को ही फ़ोन नहीं करते और उनसे मिलने तक को टाल देते हैं, तो फिर मैं कैसे उम्मीद करूँ कि वह मुझे फ़ोन करे। सच मैं भी कितनी भोली और नादान हूँ। इस बार मम्मा ने मुझसे ढेर सारी बातें की। हर शाम को लॉन में बैठे थे। मम्मा हमेशा की तरह व्हील चेयर पर थी। बोली तू कैसी है सोनल। उनके इस सवाल में मैं अचकचा गई थी। बोली मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों पूछा। इसलिए कि तू ठीक दिखती है लेकिन ठीक है नहीं। तेरी आंखों के नीचे झाइयाँ पड़ने लगी है। तू हमेशा सोचती रहती है। क्या सोचती है तू। कुछ भी तो नहीं, मैंने हंसते हुए कहा। तेरे हंसने से मैं भी रुलाई फूटती है। तुम्हें क्या हो गया है मम्मा, कैसी कैसी बातें कर रही हो। तुम समझती हो, मैं कुछ समझती नहीं। क्या समझती हो तुम, क्या समझती हो मम्मा। मैं समझती हूँ तू सुखी नहीं हो। सुविधाएं पाने से इंसान सुखी तो नहीं हो जाता। मैं मम्मा का चेहरा देखती रही, उनके मन के भावों को पढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन मम्मा का चेहरा सपाट था, वहाँ कोई भाव था ही नहीं। कुछ रुककर मम्मा बोली सोनल अब तू अपना घर बसा ले, किसी के साथ भी बसा ले। मैं तेरी मांग भरी देखना चाहती हूँ, उसके बिना मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। निकलेंगे भी तो मेरी आत्मा फटती रहेगी। आज तुम्हें क्या हो गया है मम्मा। मैं ऐसे ही अच्छी भली हूँ तो हूँ, शादी करके भी क्या होगा। तुम्हें क्या मिला शादी करके, तू मिली ना। फिर कुछ सोचते बोली हर पुरुष तेरे पापा जैसा नहीं होता। उनकी जीभ पर पैसे का स्वाद लग गया है और पैसे के साथ जुड़ी हुई सारी बुराइयों का स्वाद। शादी के पहले क्या थे शंकर, एक टेलर के बेटे ही ना। उनके पिता हमारे
खानदान के कपड़े सीते थे, ईमानदार आदमी थे। तेरे नाना की बड़ी इज्जत करते थे। नाना ने उन्हें अपने यहाँ मुंशी रख लिया। फिर अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर वे बढ़ते गए, दीवान के सेक्रेटरी बन गए। तेरे नाना को शंकर अच्छे लगे थे, पढ़ने में तेज थे। उन्होंने उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया। शंकर वहाँ से डिग्री लेकर लौटे तो उनके व्यवहार में तेरे नाना प्रभावित हुए। व्यवहार से नाना लेकर लौटे तो उनके व्यवहार से तेरे नाना प्रभावित हो उठे। उनके साथ मेरी शादी कर दी। बिरादरी में कानाफूसी भी हुई, लेकिन तेरे नाना दबंग इंसान थे। उन्होंने एक दिन शहर के बड़े लोगों को दावत दी और कह दिया, मैं जाति बिरादरी को नहीं मानता, इंसान अच्छा और काबिल होना चाहिए। बस है कोई इतना पढ़ा लिखा जामनगर में? है किसी में इतनी काबिलियत? मैं सोचता हूँ कि मेरी इकलौती बेटे के लिए शंकर भाई ही सही इंसान है। लोगों के मुंह बंद हो गए। फिर एक दिन तेरे नाना ने राजा साहब से कहा, महाराज मेरे बाद शंकर भाई का ध्यान रखिए। राजा साहब तेरे नाना की बड़ी इज्जत करते थे। पूरे रियासत को नाना ने ही संभाल रखा था, और जब नाना की मौत हुई तो राजा साहब ने घोषणा कर दी कि शंकर भाई ही जामनगर के अगले दीवान होंगे। कहते कहते मम्मा खामोश हो गई। कुछ साल अच्छे बीते। तेरे नाना काफ़ी बड़े जागीर और पैसा छोड़ गए हैं। उनके कहने पर ही तेरे पापा ने तुझे पढ़ने के लिए मसूरी के एक कॉन्वेंट में भेजा। वहाँ से इंट्रेंस पास करके आई तो बम्बई के विल्सन कॉलेज में डाल दिया। रूपल के लिए और परेश के लिए उन्होंने इतना नहीं किया। हाँ, रूपल ने कॉलेज के कुछ साल तेरे साथ बम्बई में बिताए ज़रूर। और परेश, कहते कहते मम्मा रुक गई और उनका गला रुक गया। तुम शांत हो जाओ मम्मा। मैंने मम्मा की व्हीलचेयर को थोड़ा आगे खिसका लिया। नैपकिन से अपनी आंखों के कोर पोंछती हुई वह बोली, मैं भी क्या किस्सा ले बैठी। तुझसे कहना कुछ चाहती थी और क्या कहने लगी। मम्मा तुम क्या कहना चाहती थी? वही तो याद करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी भीतर बंगले में से नर्स आती दिखाई दी। उसके हाथ में एक छोटी सी ट्रे थी और ट्रे में दवाई के शीशे और शीशे के गिलास में पानी था। नर्स ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए मम्मा की हथेली में 2 गोलियां रख दी और पानी का गिलास पकड़ा दिया। मम्मा ने दवाई लेकर नैपकिन से अपने होंठ पोंछ लिए, ठीक वैसे ही जैसे अपने अच्छे दिनों में वह डिनर के बाद पोंछती थी, धीरे से, ताकि होंठों की लिपस्टिक ना पुछ जाए। अब तो कई सालों से मम्मा ने लिपस्टिक ही नहीं लगाई। मैडम, नर्स धीरे से बोली। मम्मा ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने तुम्हारे को बतलाया था ना कि धारवाड़ में मेरी बहन का शादी 1 हफ्ते के लिए जाने का है। हाँ याद आया। मैसी कब जाएगी? परसों शाम को मैडम। मम्मा ने मेरी तरफ देखा, बोली, सोनल तुम यहाँ कब तक हो? अभी तो काफ़ी छुट्टियाँ पड़ी हैं मम्मा। तुम जब तक कहोगी रह जाऊंगी। राजकोट में जाकर भी क्या करूंगी? तो ठीक है, मम्मा बोली, और कुछ तो नहीं। मैसी के जाने के बाद मैं अकेली पड़ जाऊंगी। आई कैन टॉक टू हर ओनली। हु एल्स इज देयर? अच्छा ठीक है मैसी, चली जाना। जी। मैसी कोठी की तरफ चली गई। थोड़ी देर हम दोनों के बीच खामोशी आ गई। फिर मम्मा ने ही बात शुरू की। हाँ याद आया, मैं तुझसे क्या कहना चाहती थी। क्या मम्मा? अरे कहना क्या है, बस तू शादी कर ले। तू कहती होगी जब भी मैं यहाँ आती हूँ मम्मी मेरी शादी को लेकर बैठ जाती है, लेकिन तेरा अकेलापन मुझसे नहीं देखा जाता। मैं जानती हूँ अकेलेपन की मार कितना दर्द देती है। आज नहीं तो कल तू इस अकेलेपन का एहसास करने लगेगी। उम्र के बढ़ने के साथ साथ लोगों का संग साथ कम हो जाता है और इंसान भी अपने से सिमटने लगता है। मैं नहीं कहती कि तू किसी राजकुमार से ही शादी कर, जैसे तेरे पापा कहते हैं। वे तो सालों से एक तेरे लिए राजकुमार खोज रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ वे कुछ नहीं करेंगे। वे करना ही नहीं चाहते। फिर मम्मा कुछ देर के लिए बढ़ती हुई शाम में शून्य की ओर ताकती रही। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो चली थी। गमलों के पौधे उदास से लगने लगे थे और बाउंड्री वॉल के पेड़ों के पास पंछियों की चहचहाट बढ़ने लगी थी। मैं भी खामोश रहकर मम्मा के बारे में सोचती रही कि वह मेरे बारे में कितना सोचती है, क्या क्या सोचती रहती है। देख सोनू बेटे, अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है।
लेकिन एक उम्र के बाद यानी उम्र बढ़ने पर अपना अकेलापन अपने को ही काटने लगता है। नौकर और कुत्ते बिल्लियों के सहारे अकेलापन नहीं कटता। तब कोई बिल्कुल अपना चाहिए, बातें करने के लिए, अपने दुख दर्द दुख सुख बांटने के लिए, थोड़ी बहुत नोक झोंक करने के लिए। अकेले इंसान में चाहे वो औरत हो या मर्द, धीरे धीरे कुंठा पैदा होने लगती है। उसे सब जगह सब कुछ गलत ही लगने लगता है। और तब मम्मा, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता होगा। सबके साथ होता है, बस उसके रूप अलग अलग होते हैं। तेरी रिश्ते की मौसी थी एक रमाबेन, उसके आदमी ने दूसरी शादी कर ली और उसके साथ दूसरे घर में रहने लगा। रमाबेन अकेली हो गई। धीरे धीरे उसका दिमाग फिरने लगा, उसे सब जगह गंदगी ही महसूस होती। दिन के आधे वक्त वह घर को धोती रहती, बोलती कुछ नहीं। 3-4 साल बाद एक दिन गीले फर्श पर फिसल गई, बिस्तर से लग गई, कमर की हड्डी टूट गई। फिर वह बैठी रही, 50-55 साल की उम्र में ही चल बसी। तुम भी मम्मा, कहाँ की बात कहाँ ले बैठी। मैं सच कहती हूँ सोनल, मैं तो जिंदा हूँ तो इस एहसास से जिंदा हूँ कि तू है, रूपल है। नहीं तो यह भी कोई जिंदगी है मम्मा। कोई भी सच्चा ईमानदार लड़का ढूंढ ले। वक्त तेजी से बीत रहा है, तू सेटल हो जाएगी तो मैं शांति से मर सकूंगी। सोनू, अपनी अपंग माँ के लिए इतना भी नहीं करेगी क्या? कहते कहते मम्मा की आंखें भर आई थी। करूंगी मम्मा, जरूर करूंगी, प्रॉमिस प्रॉमिस। अब जरा मुस्कुरा दो मम्मा, तुम जब मुस्कुराती हो तो कितनी अच्छी लगती हो। राजकोट लौटी तो मन बड़ा अशांत था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मम्मा की बातों ने भीतर कहीं हलचल पैदा कर दी थी। सोचती रही थी कि प्रौढ़ी की देहरी पर पाँव रखते हुए अब कौन मुझे वर्मेगा। मैं कहाँ किसे खोजूं। 1-2 दिन बड़ी उदास रही। खांडवाल पहले की तरह मेरे पास आता रहा, बाहर के सारे काम वही करता। एक दिन शाम को अपने ड्रिंक बनाते हुए मुझसे पूछ बैठा, सोनल, जब से तुम जामनगर से वापस आई हो तुम थकी थकी सी लगती हो। व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू? मैं उसकी तरफ देखा। प्लेट से चुटकी भर नमकीन उठाते हुए मैं बोली, कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही। वो चुप हो गया। रात हो गई, हमने खाना खाया। बिंदिया चौका बर्तन करके अपने घर चली गई। खांडवाल बेडरूम में आया। पहली बार उसका बेडरूम में आना मुझे अच्छा नहीं लगा। अनायास ही एक प्रश्न मेरे मन प्राणों को झकझोर गया, क्या यहाँ तक आने के लिए वह मेरे लिए इतना सब कुछ करता है? क्या इसीलिए धीरे धीरे बड़े ही महीन कैलकुलेशन के साथ वह मेरे बेडरूम और मेरे शरीर तक नहीं पहुंचा? उस दिन पहली बार बेडरूम के उस गुदगुदे पलंग पर मैंने अपने में ठंडापन महसूस किया। और जब उसने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी तरफ खींचना चाहा, मैं छिटककर उससे अलग हो गई। वह भौचक्का सा होकर बोला, तेरी तबीयत ठीक नहीं है मिस्टर खांडवाला। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की लाली उसके भीतर की हवस और गुस्सा जता रही थी। आज तुम बड़ी फॉर्मल हो रही हो, उसने मेरी ओर सरकते हुए पास आने की कोशिश करते हुए कहा। तुमने पहले तो कभी इतना फॉर्मल बिहेवियर नहीं किया। व्हाट इज द मैटर? कुछ नहीं मिस्टर खांडवाला, मैं आज अकेली रहना चाहती हूँ, कहकर मैं तकिए के नीचे से सिगरेट का पैकेट उठाया और उसे जलाने के लिए लाइटर टटोलने लगी। तभी खांडवाला ने अपने लाइटर से मेरी सिगरेट सुलगा दी। थैंक्स, कस लगाते हुए मैंने कहा। नाउ यू कैन गो प्लीज। खांडवाला खड़ा हो गया। ठीक है, गुड नाइट। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और थोड़ी ही देर में उसकी कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। वह सचमुच चला गया था। उसके जाने के बाद मैं अपने को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी। मैंने अपना ध्यान बटाने के लिए सामने टंगे कैलेंडर की ओर देखा। आज 8 नवंबर है, 11 नवंबर को कॉलेज खुलेगा। बीच में बस 2 ही दिन बाकी है। मैंने सिगरेट को मसल कर बुझा दिया और सीधी लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद नहीं आई तो नहीं आई। आंखों के सामने अपना पहला पुरुष घूमने लगा। बहुत दिनों बाद उसकी याद आई, मेजर सैम कपूर। आज की रात अपनी जिंदगी को, अपने संबंधों को, अपने प्रथम पुरुष को याद करने की रात है शायद। मैं एक और सिगरेट सुलगा ली और ऊपर धुआं छोड़ते हुए छत की ओर देखने लगी हूँ। पंखा मध्यम स्पीड में घूम रहा है। मैं भी अपने विचारों के भंवर में घूम रही हूँ, गोल गोल। आंखें पंखे के गोल सैटर पर गड़ी है। पंखे के ब्लेड्स घूम रहे हैं। मेरी अपनी जिंदगी के केंद्र में भी कुकर घूम रहा है, पंखे के ब्लेड्स की तरह। शायद यही उसकी नियति थी, शायद यही मेरी नियति।